नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संज्ञा की डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं, संज्ञा के भेदों को पढ़ने वाले हैं कि इसके कितने भेद होते हैं, और हर एक भेद को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उदाहरणों सहित पढ़ने वाले हैं और ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक हैगा और इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने लिखी हुई है संज्ञा की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? तो इसकी परिभाषा कहती है कि किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी होती है। कहने का अर्थ यह है कि दुनिया की हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना संज्ञा कहलाती है। जैसे कि आपका भी कुछ ना कुछ नाम है, मेरा भी कुछ ना कुछ नाम है, आपको आपके नाम से पहचाना जाता है, मुझे भी मेरे नाम से पहचाना जाता है। यदि आपका नाम ना हो तो आपकी भी पहचान अधूरी है, मेरा नाम ना हो तो मेरी भी क्या पहचान अधूरी है। तो यही परिभाषा कहती है कि संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी होती है। तो दोस्तों, दुनिया की हर वो चीज़ जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। अब ये बात अलग है कि आपको किसी चीज, वस्तु का नाम पता नहीं हो, लेकिन हर वस्तु का अपना एक नाम होता है। जो भी दुनिया में वस्तु हमें दिखती है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। अब इसके हम भेदों को देख लेते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो होते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और लेकिन संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों, इसके भेदों से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं। तो यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो हमें 3 टिक करना है। यदि अर्थ के आधार पर पूछे तो हमें 5 पर टिक करना है। यदि पूछे कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो रचना के जो आधार पर होते हैं कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं। और यदि कुल भेद पूछे कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, तो हमें 5 मानना है। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके भेदों से जो है संबंधित इतने प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 है, संज्ञा के केवल भेद पूछे तो 3 है, रचना के आधार पर पूछे तो भी 3 है, और कुल भेद पूछे तो भी 5 है। तो ये आपके सामने इनके भेद लिखे हुए हैं और इनके जो क्वेश्चन है कैसे बनते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब कब 3 होते हैं, कब 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब इनको हम देख लेते हैं। तो आपके सामने जो है इनके भेद लिखे हुए हैं। तो पहला जो भेद होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा भेद होता है पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा जो भेद होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। और जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है द्रववाचक संज्ञा, दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, इन 2 को भी मिला करके कितने भेद हो जाते हैं? संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। और वैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जो कि ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो कब 5 होते हैं, कब 3 होते हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया। कितने कब क्या भेद होंगे ये भी आप लोगों ने समझ लिया, इसकी डेफिनेशन को भी समझ लिया। अब चलते हैं दोस्तों, इनके हम एक एक भेदों को हम देखते हैं और उदाहरण इनके समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कब हमें 3 भेद मानना है, कब 5 भेद मानना है, और 3 भेद कौन से होते हैं और 5 भेद कौन से होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम इनके भेदों को समझते हैं। तो पहला भेद है आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बात होगी, एक व्यक्ति की बात होगी, एक वस्तु की बात होगी, एक स्थान की बात होगी, तो वहाँ पर जो संज्ञा होगी वो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि राम एक लड़के का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है, पटना एक शहर का नाम है, हिंद महासागर इत्यादि। तो कहने का अर्थ यही है कि जब भी एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक स्थान का ज्ञान होगा, तो वहाँ पर जो संज्ञा होगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आपके सामने जो है उसके उदाहरण लिखे हुए हैं। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट भेद की ओर। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है इसका जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक स्थान का बोध ना हो तथा पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो दोस्तों अभी हमने इसके पहले जो भेद देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें हम एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान की बात कर रहे थे। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा में एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता है। उसे ही हम क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़की, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं। नदी, दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं। पर्वत, दुनिया में बहुत सारे पर्वत है। ग्रंथ, दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ है। दुनिया में बहुत सारे देश है, शहर है, समुद्र है, इत्यादि। तो दोस्तों नाम एक है, लेकिन उस जैसे दिखने वाले लोग या वस्तुएं हजारों हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। दुनिया की हर निर्जीव वस्तु जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जान न हो, जैसे कि घड़ी, फोन, टेबल इत्यादि। तो ये सारी ही जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। पदों के नाम जैसे कि शिक्षक, डीएसपी, एसआई, डीएम, राष्ट्रपति। तो पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। शिक्षक, शिक्षक एक थोड़ी ना होता, बहुत सारे शिक्षक होते हैं। डीएसपी, एक डीएसपी थोड़ी ना होता, बहुत सारे डीएसपी होते हैं। एसआई, एक थाने में एक एसआई थोड़ी ना होता, बहुत सारे, हर थानों में अलग अलग एसआई होते हैं, तो एसआई भी बहुत सारे होते हैं। डीएम भी बहुत सारे होते हैं। राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति देश का एक होता है, लेकिन दुनिया में इतने सारे देश हैं, तो हर देश का अपना अपना एक राष्ट्रपति होता है, तो अलग अलग होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि नाम एक है, लेकिन उस पद पर रहने वाले या उस पद पर कार्यरत करने वाले लोग क्या है, बहुत सारे हैं। तो पदों के नाम भी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। पशु पक्षी के नाम जैसे कौवा, कोयल, तोता, शेर, गाय इत्यादि। तो पशु पक्षी के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे गाय। अब गाय क्या है, एक जाति का नाम है, लेकिन उसके अंदर सफेद गाय है, काली गाय है, ब्राउन गाय है, काली सफेद गाय है। तो अलग अलग रंगों की गाय हैं, लेकिन अगर हम सारी गाय को देखें तो हम उनको क्या कहते हैं, गाय है। तो गाय एक जो है जाति है, उनकी प्रजाति है, लेकिन उस जैसी दिखने वाली गाय क्या है, बहुत सारी है। तो हम गाय भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तोता, तोता बहुत सारे तोते होते हैं, कोई हरा तोता होता है, कोई रंगीन तोता होता है। तो उस जैसे दिखने वाले तोते की संख्या भी क्या है, बहुत सारी है, तो हम क्या कहते हैं, तोता। तो पशु पक्षी के नाम भी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। और देखते हैं आगे इनके उदाहरण की जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और क्या क्या आता है। खिलाड़ियों के नाम, धावक जो दौड़ता है, तो दुनिया में बहुत सारे धावक होते हैं। नाविक जो नाव की रेस करते हैं, उन्हें नाविक कहते हैं, तो दुनिया में बहुत सारे नाविक होते हैं। क्रिकेटर, बहुत सारे क्रिकेटरों की होते हैं। तो खिलाड़ियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। स्थान के नाम जैसे कि घर, एक घर थोड़ी ना होता है, बहुत सारे घर होते हैं। मधुवन यानी कि बगीचा, बहुत सारे बगीचे होते हैं। पेड़ पौधों के नाम जैसे गुलाब, नीम, आम, तो ये भी क्या है, सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जैसे कि आम, आम क्या है, एक जाति है, लेकिन इसके अंदर भी कितने सारे आम आ जाते हैं, कमली आम, लंगड़ा आम और बादामी आम, पता नहीं कौन कौन से आम आ जाते हैं। तो आम क्या है, एक पेड़ का नाम, एक वृक्ष का नाम, एक फल का नाम है, लेकिन उस जैसे दिखने वाले आमों को हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, खिलाड़ियों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थानों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, निर्जीव वस्तुओं के नाम, पदों के नाम, ये सारे ही जो नाम है ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में हम एक स्थान, एक वस्तु की बात नहीं करते हैं, पूरी जाति की क्या है, बात करते हैं। अब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। तो पहला होता है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, यहाँ पर समूह की बात होती है, संगठन की बात होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्रकार के समूह, संगठन का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि सेना, आर्मी, बहुत सारे सोल्जरों का क्या होता है, ग्रुप होता है। प्रेस, प्रेस यानी कि न्यूज़ चैनल आप लोग देखते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक प्रेस होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या है, कार्यरत लोग होते हैं। WHO एक संगठन होता है, जो इसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। समिति, आयोग, परिवार, परिवार भी जो है एक व्यक्ति का नहीं होता है, दो एक से अधिक लोगों से परिवार बनता है। सभा, टीम इत्यादि। तो कहने का अर्थ यही है कि जहाँ पर हमें संगठन, समूह का बोध होता है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, एक से अधिक लोगों का समूह एक संगठन कहलाता है। तो ये सारे ही जो शब्द हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे ही जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
इसी का ही दूसरा भेद होता है द्रववाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं, इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिसे हम नाप तोल सकते हैं द्रववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जिन संज्ञा शब्दों से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज जिसे हम नाप तोल सकते हैं और उनसे जो है हम दूसरी वस्तु भी बना सकते हैं। जैसे कि रसोई, घी, तेल, पानी, शक्कर, गुड़ इत्यादि, हम इन्हें नाप तोल सकते हैं और कुछ बना सकते हैं। खनिज, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि, ये भी क्या है, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। और क्या क्या आ जाता है इसके अंतर्गत? गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, गैसें हैं और ये भी द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो द्रववाचक संज्ञा में ऐसे वस्तुएं जिसे हम नाप तोल सकते हैं और उनसे कुछ बना सकते हैं, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो आपके सामने ये उदाहरण लिखे हुए हैं कि क्या क्या द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके अगले भेद की ओर, और इसका अगला भेद क्या होता है? तो तीसरा भेद होता है इसका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो वे संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम क्या है, एक महसूस कर सकते हैं, एक फील कर सकते हैं, तो वो सारी ही जो संज्ञा हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण जैसे दर्द, दर्द को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एक क्या महसूस कर सकते हैं। भूख, भूख को भी हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या एक महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही प्यास, क्रोध, अहंकार, गर्व, नफरत, वायु, प्राण, धैर्य, शौर्य इत्यादि, तो ये सारे ही जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एक क्या है, महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों भाववाचक संज्ञा को हम बना भी सकते हैं, और इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा में विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम में कुछ प्रत्यय को जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब वो कौन कौन से हम प्रत्यय जोड़ दें जिससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी? तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। यदि आस प्रत्यय जोड़ दे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी आई, तक, त्व, आवट, आहट, आओ, आवा, पन, पा, ई का प्रयोग करके हम क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है लड़का, लड़का एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यदि इसमें मैं प्रत्यय जोड़ दूं पन तो लड़कपन बन जाएगा। तो लड़कपन कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और ये रहा प्रत्यय, तो हमने क्या है, लड़का में पन प्रत्यय जोड़ दिया जिससे बन गया लड़कपन। ऐसे ही बच्चा, बच्चा में यदि हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, बचपन। और बचपन भी किसके अंतर्गत चला जाता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता है। और देखते हैं कि और क्या क्या भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों नारी, नारी में यदि हम त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो नारीत्व बन जाएगा। ऐसे ही मानव, मानव में यदि हम ता प्रत्यय जोड़ दे तो मानवता बन जाएगा। चतुर, चतुर में यदि हम आई प्रत्यय जोड़ दे तो चतुराई बन जाएगा। बूढ़ा, बुढ़ापा में हम पा प्रत्यय जोड़ दे तो बुढ़ापा बन जाएगा। गुरु में यदि हम त्व प्रत्यय जोड़ दे तो गुरुत्व बन जाएगा। मीठा में यदि हम आस प्रत्यय जोड़ दे तो मिठास बन जाएगा। ईमानदार में यदि हम ई प्रत्यय जोड़ दे तो ईमानदारी बन जाएगा। मिल में यदि हम आवट प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, मिलावट बन जाएगा। तो जितने भी आपके सामने यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं सारे ही शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचाने? यदि हमें एग्जाम में आ जाए कि भाववाचक संज्ञा कोई शब्द लिखा जाए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो आपके सामने यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है भाववाचक संज्ञा को पहचानने की। तो आपके सामने जो ट्रिक लिखी है भाववाचक संज्ञा को पहचानने की, जब भाववाचक संज्ञा को पहचानने को आए तो उससे संबंधित संज्ञा से आप क्या है, क्या का प्रश्न करते हैं। यदि जवाब मिल जाए तो वो भाववाचक संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है कि जब आपको भाववाचक संज्ञा पहचानने को आए और यदि आप संज्ञा से संबंधित क्या का प्रश्न करेंगे, यदि जवाब मिल जाए तो भाववाचक संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, आप में मानवता आज भी वास करती है। यह आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है। अब आप संज्ञा से क्वेश्चन करेंगे क्या का, यदि जवाब मिल जाए तो भाववाचक संज्ञा, अन्यथा नहीं। जैसे आप में क्या वास करती, तो हमने क्या है संज्ञा से क्वेश्चन करा कि आप में क्या वास करती है, तो मानवता वास करती है। तो जवाब मिल गया यानी कि भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानते हैं? तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कब क्या, कौन सी संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा कब पहचानना है। और तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमने संज्ञा के भेदों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और ज़्यादा ही जो है आपको जानकारी पता लगी होगी। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।